बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। शाम के 6 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें हम अलग अलग दिन अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं और उस पर विस्तार से हमारे खास मेहमानों से चर्चा करते हैं। खास तौर पर गुरुवार के दिन हम पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें आज किन विषयों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय हैं गर्मियों में मुर्गियों का रखरखाव, और इसके अलावा हम बात करेंगे नवजात पशुओं की देखभाल के बारे में। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय होंगे जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के लिए नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर्स जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर हैं, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखेंगे और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अतुल आनंद, जो कि सलाहकार हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जी। और इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर रोहित गुप्ता, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है पशु विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र जालंधर, पंजाब से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर गुप्ता इस कार्यक्रम में। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नवजात पशु जो है उनकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। तो डॉक्टर अतुल आनंद हमें सबसे पहले समझाए कि किस तरह से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नवजात पशु है उनके पैदा होने से लेकर ही हम उनकी उचित तरीके से देखभाल करें। जी हाँ, जैसे जब नवजात बछड़ा पैदा होता है, पहले तो हमें देखना है कि पैदा होने से पहले ही उसका पालन पोषण जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। जब गाय के गर्भ में होता है, लास्ट जो 3 महीने होते हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उस समय पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नवजात पशु की ग्रोथ है वो उसी समय पे होती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है कि उस टाइम पे जो मादा है उसकी देखभाल किसान भाई जो हैं वो अच्छे से करें और अच्छी गुणवत्ता वाला राशन जो है वो उसे खिलाएं। और तथा जब नवजात पैदा हो जाता है तो उसे पहला दूध जो है माँ का वो बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी किस तरह से बछड़े की देखभाल करें इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। कृषि के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था में मददगार है, बल्कि ग्रामीण किसानों की आय का मुख्य स्रोत भी है। पशुओं से प्राप्त दूध, दूध से बने उत्पाद, मांस और चमड़े का बाजार में हमेशा ही मांग बनी रहती है। ऐसे में पशुपालकों की ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने पशुओं, खासकर नवजात पशुओं का खास ख्याल रखें। यदि नवजात बछड़ों की उचित देखभाल न की जाए तो उनकी मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है, जिससे किसान को आर्थिक और पशुधन की हानि हो सकती है। ऐसे में नवजात बछड़ों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। पशुपालकों को बछड़ों के जन्म का समय करीब आने पर मादा गर्भित पशु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो बच्चे की देखभाल माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। खासतौर से आखिरी 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय मां बनने वाली पशु का बहुत ख्याल रखने की जरूरत होती है, विशेषतः उनके खान पान का, जिससे होने वाले बछड़े को सही पोषण मिल सके। जन्म के तुरंत बाद का समय नवजात बछड़े के लिए बहुत अहम होता है। बछड़े की सांस पर पूरा ध्यान रखें कि वो सही से सांस ले पा रहा है कि नहीं। अगर सांस में दिक्कत है तो तुरंत पशु चिकित्सक के पास जाएं।
गाय बछड़े को जन्म देते ही उसे जीभ से चाटने लगती है, जिससे बछड़े के शरीर को सूखने में आसानी होती है। गाय ऐसा करे तो पशुपालक को ऐसा करने देना चाहिए। साथ ही बछड़े को हल्के कपड़े से साफ भी कर लेना चाहिए। जन्म के आधे घंटे के अंदर अंदर पहला दूध जरूर पिलाएं। ये दूध बछड़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और उसे बीमारियों से दूर रखेगा। जहाँ तो नवजात पशुओं के देखभाल के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी, विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए हम अगले विषय का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता, हम जानना चाहेंगे कि मुर्गी पालन जो किसान कर रहे हैं उन्हें किस तरह से गर्मियों में खास तौर पे मुर्गियों की देखभाल करनी चाहिए, किस तरह का प्रभाव मुर्गियों पर पड़ता है तपती गर्मी में का? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अब गर्मी का मौसम आ गया है और ये समय जो भी मुर्गी पालन कर रहे हैं किसान, उनके लिए बहुत ही कठिन समय होता है, क्योंकि इस समय मुर्गियों की जो उत्पादन दर है वो काफ़ी घट जाती है। चाहे वो अंडे देने वाली मुर्गी हो, चाहे मांस वाली मुर्गी हो, दोनों की उत्पादकता घट जाती है। इसका बस किसानों को ये ध्यान देने योग्य बात है कि गर्मी आने से पहले ही वो अपने प्रबंधन का एक उचित प्रबंधन कर लें, जिससे जो गर्मी की मार जो मुर्गियों पर पड़ रही है उससे वो मुर्गियां निजात पा पाएँ। उनके थोड़ा सा इन्वायरमेंट, जो उनका आसपास का वातावरण है उसमें बदलाव, आहार में बदलाव और उनके बीमारियां, जो गर्मियों के समय में कोई भी बीमारी आएगी उससे जो भी बचाव करने हैं, बचाव की जो तकनीकी हैं उनको अपना लें। जिससे होगा क्या कि एक जो भी मुर्गी का वातावरण है उसमें परिवर्तन होकर मुर्गी अपने कंफर्टेबल जोन, जो उसका एक तापमान रहता है लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसमें वो एक अच्छी तरह से उत्पादन दे पाए। और सबसे बड़ी बात, हमें एक तो मुर्गियों से उत्पादन भी ज़्यादा लेना है, साथ साथ उनको बचाना भी है। तो गर्मियों में इसलिए उचित प्रबंधन करके हम मुर्गी से उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, साथ में उनको मरने से भी बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो अच्छा उत्पादन चाहिए अगर मुर्गियों से, तो उचित पशु प्रबंधन बेहद जरूरी है। इसके लिए क्या कुछ उपाय आप अपना सकते हैं, जानेंगे विस्तार से। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम कीमत में शुरू किया जा सकता है और एक बार शुरू होने के बाद ये व्यवसाय चलता रहता है और बढ़ता रहता है। लेकिन इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि जरा सी चूक से बड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है। गर्मी के मौसम में ये नुकसान ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान अधिक होने से मुर्गियों की मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। हालांकि चूजों में गर्मी झेलने की क्षमता अधिक होती है और करीब 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी चूजे रह लेते हैं, जबकि वयस्क मुर्गियों को गर्मी में अधिक परेशानी होती है। मुर्गी पालक इस बात का ध्यान रखें कि गर्मी बढ़ने पर चूजों को बाड़े में ही रखें और खिड़की को पर्दे से आधा ढक दें, जिससे सीधी धूप से बचाव हो सके। इसके साथ ही हवा का संचरण भी सही बनाए रखें। मुर्गियों के बाड़े में ताजे पानी की आपूर्ति हमेशा रखें। मुर्गियों के शेड में अधिक भीड़ होने से गर्मी बढ़ेगी, जिससे मुर्गियों में हीट स्ट्रोक का अंदेशा भी बढ़ेगा। ऐसे में मुर्गी पालक उचित दूरी की व्यवस्था रखें। साथ ही गर्मियों में पानी के बर्तनों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, जिससे सभी मुर्गियों को पानी मिल सके। यदि नियमित रूप से पानी में इलेक्ट्रॉल एनर्जी थोड़ा थोड़ा मिलाकर दिया जाए तो इससे हीट स्ट्रोक का खतरा कम रहेगा और वजन भी तेजी से बढ़ने लगेगा। इसके अलावा छत की गर्मी कम करने के लिए छत पर पुआल या घास आदि डाल दें और छत पर सफेदी करा दें, जिससे छत ठंडी रहे और अंदर का तापमान संतुलित रह सके। जी हाँ, रिपोर्ट देखिए आपने। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालों के साथ। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से राय ले सकते हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अतुल आनंद, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि जो पशु है उसकी जो मृत्यु दर है वो पशुपालकों के लिए एक बड़ी समस्या का कारण होता है। तो जानना चाहेंगे कि आज भारत में किस तरह का है मृत्यु दर जो नवजात पशु है उनका, और महत्वपूर्ण जो मुख्य कारण है वो क्या होते हैं आमतौर पर? जी हाँ, देखा गया कि जो मृत्यु दर है वो 25 से 30% होता है, क्योंकि नवजात पशु जब पैदा होता है उस समय किसान को बहुत ध्यानपूर्वक उसकी देखभाल करनी होती है। क्योंकि जब नवजात पशु पैदा होता है, बछड़ा अगर पैदा हुआ तो उसका जो नाक की सफाई और जो गाय है उसे चाटने देना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है कि एक तो खून सुचारू रूप से खून का प्रभाव होता है और
दूसरा जो दूध है, दूध की प्रोडक्शन है, मिल्क लेट डाउन जो है वो ईजिली होता है। तो इसीलिए जो ये चीज़ें जो हैं वो किसान को रोकना नहीं है, उस समय मादा को करने देना है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जैसे अभी तो मौसम बदल रहा है, तो इस मौसम बदलते मौसम में अगर गाय नहीं चाटती है तो उस समय अब गर्मी हो रही है तो उसे गीला नहीं रहने देना है। उसे कोशिश करनी है कि अगर आप थोड़ा सा कुछ कपड़ा वगैरह लेकर उसे साफ़ करें, वो बिल्कुल भी मॉइस्ट ना रहे, ताकि उससे क्या होगा, अगर नमी रहेगी तो निमोनिया होने के चांसेस रहेंगे, जिससे मृत्यु दर जो है बढ़ जाती है। और दूसरा देखा गया है कि किसान भाई जो हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय पे कुछ जो है खीस नहीं पिलाते हैं, उसके कारण भी कई बार जो है जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो नवजात में पूरी नहीं हो पाती है, तो उसके कारण भी ये देखा गया है। और कुछ किसान भाई उसकी जो डाइट है, जो उसका राशन है, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उसे दस्त लग जाते हैं, एकदम से चेंज कर देते हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ बोला कि आप मैं अपने पशु को ये खिलाता हूँ, तो वो एकदम से चेंज कर देते हैं। तो वो बदलाव जो है वो एकदम से ना लाएं, क्योंकि एकदम से लाने से दस्त लग जाते हैं, और दस्त जो है एक बार लग गए तो फिर आपको नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र पे तुरंत से तुरंत जाना है, क्योंकि छोटे बछड़े में कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल जी। आइए आगे बढ़ते हैं और मुर्गियों की देखभाल के बारे में भी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुर्गियां हैं उन्हें हीट स्ट्रोक से बचाना है, तो उनके रहने की जो व्यवस्था है उसमें किस तरह का ध्यान खास तौर पर रखना होता है? जी बिल्कुल। यदि देखा जाए तो जैसे हम लोग देखते हैं कि मुर्गियों का एक तो शरीर का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। शरीर का तापमान लगभग 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और साथ में उनके अंदर जो पसीना ग्रंथियां होती हैं वो भी नहीं होती हैं, जिससे उनका पसीना नहीं निकलता है। तो उनको अपने अंदर की शरीर की गर्मी को बाहर निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, जिसके लिए हमें बाहर से अरेंजमेंट करना पड़ता है पूरा, जिससे उनकी अंदर की जो गर्मी को वो आसानी से निकाल पाए। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि जो भी सेट की बनावट है वो पूरा पश्चिम दिशा में होना चाहिए। जो उसका लॉन्ग एक्सिस है, लंबाई वाला एक्सिस है, वो पूरा पश्चिम दिशा हो, जिससे हवा की आवाजाही वो सुचारू रूप से चलती रहे, और सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट अंदर साइड में ना पाए, वो ऊपर की तरफ रहें, जिससे मुर्गियों को डायरेक्ट हीट से हम लोग बचा सकते हैं। इसके बाद जो भी उनकी बिछावन है वो भी लगभग 3 से 4 इंच मोटाई की हो, जिससे हम लोग देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में वो बिछावन को फैलाते हैं। वो उनका नेचुरल एक बिहेवियर होता है, जिससे वो गर्मी को, अपने शरीर की गर्मी को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं इससे। साथ में आप सेट की यदि बनावट को चेंज करना, एक तो बनावट को चेंज कर सकते हैं, दूसरा जो भी सेट है उसमें पंखों की व्यवस्था हो, पंखे या कूलर की व्यवस्था हो। यदि आपके पास 1000 मुर्गी हैं, 1000 मुर्गियों पर आप एक कूलर लगा सकते हैं। लेकिन कूलर का ये है, गर्मी भी 2 तरीके की होती है, एक सूखी गर्मी और एक आर्द्रता वाली गर्मी। जब सूखी गर्मी, ड्राई हीट है, उस समय आप कूलर की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे जो भी मुर्गी के सेट का जो तापमान होगा वो लगभग 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, जिससे मुर्गियों को कंफर्ट फील हो। दूसरी बात, एक जो किसान होते हैं वो छत का पंखा लगा देते हैं मुर्गी के सेट में, जो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जो दीवार वाले पंखे होते हैं उनको लगभग 5 डिग्री के एंगल पर वो लगा सकते हैं। है ये जानेंगे आपसे आगे, माफ कीजिएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो उनका सवाल यहाँ पर पहले ले लेते हैं। ओमकार ठाकुर जी इस वक्त धौलपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो ओमकार जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो हेलो जी ओमकार जी। मैडम, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो कृत्रिम गर्भाधान जो होता है, तो शॉर्टेड जो सीमन रहता है जी, तो वो केवल जो बच्चिया जो मादा बच्चों को जन्म देते हैं, बिल्कुल, तो उसके बारे में वो सक्सेस है कि नहीं है? अच्छा, वो सफल ये होता है या नहीं? ठीक है, क्या है सक्सेस रेट, डॉक्टर अतुल आनंद बताएं। जी हाँ, देखा गया है कि अभी 40% के करीब AI का सक्सेस रेट है, और ये भारत सरकार द्वारा
NAIP प्रोग्राम जो है उसके अंडर ये करवाया जा रहा है और इसका कृत्रिम गर्भधान का आप लाभ ले सकते हैं अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाकर। जी, और ख़ासतौर पे उन्होंने 6 सॉर्टेड सीमेन के बारे में पूछा है जिसमें बछिया ही होती है, तो क्या इसका लाभ अभी पशुपालक ले रहे हैं, क्या स्थिति है? जी हाँ, कुछ हद तक जो पशुपालक हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ बछिया पैदा होती है तो जो अनवांटेड जैसे बछड़ा है उसके देख रेख में जो खर्चा आता है वो उसमें कमी आ जाती है, तो इसलिए बछिया जो डिज़ायर्ड रहती है हर किसान के लिए तो वो इसका लाभ ले सकता है। कुछ ही अभी सीमन सेंटर्स हैं जहाँ पे ये अवेलेबल है तो वहाँ पे ये जाकर अपना ले सकते हैं, बट अभी सरकार की तरफ से अगर कोई ऐसी स्कीम अभी नहीं आई है जिसमें अगर कृत्रिम गर्भधान जो सिर्फ सेक्स सॉर्टेड सीमन के लिए है वो अवेलेबल हो, क्योंकि अभी इस तकनीक को आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। जी बिल्कुल। ओंकार जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर गुप्ता, जैसे कि आप बता रहे थे कि मुर्गियों की अच्छी देखभाल करनी हो तो उसमें जो आवाज़ की व्यवस्था है वहाँ थोड़ी सी ठंडक होनी चाहिए और लेकिन छत पे पंखा नहीं लगा होना चाहिए, क्या वजह है इसका? छत पे पंखा इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जो छत की गर्मी होती है वो रेडिएशन के थ्रू डायरेक्ट हमारी मुर्गियों के ऊपर आ जाती है, तो उससे निजात पाने के लिए हमें जो भी दीवार वाले पंखे होते हैं उनको एक एंगल पर लगाना चाहिए जिससे जो भी हवा का दबाव, हवा जो बहती है वो बहती हुई हवा मुर्गियों को मिले, जिससे जो मुर्गियों के अंदर की गर्मी है, जो मैंने पहले भी बताया था कि मुर्गियों में पसीना ग्रंथियां नहीं होती हैं, तो जब बहती हुई हवा जब उनके शरीर से टकराएगी तो वो उनके शरीर की गर्मी को दूर ले जाएगी। और जब भी हम इसलिए हमें सीलिंग फैन से, जो छत का पंखा, उससे बचना चाहिए क्योंकि वो जो छत की गर्मी है उसको नीचे लाता है। एक ये तरीका हो गया गर्मी को दूर करने के लिए और तापमान को नियंत्रण करने के लिए। दूसरा, आप यदि किसान कोई भी सेट है तो उसमें फॉगर लगा सकते हैं, फव्वारे। अच्छा। फव्वारे की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप केवल 3-4 महीने के लिए, जो अप्रैल मई जून तक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फॉगर लगाएंगे, यदि फव्वारा लगाएंगे तो आर्द्रता बढ़ जाएगी। तो यदि फॉगर लगाते हैं तो फॉगर और कूलिंग पैड भी होते हैं जिससे आप जो पोल्ट्री सेट है उसके तापमान को आप भली भांति नियंत्रित करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक फार्मर का उद्देश्य होता है कि मुर्गी से जो उत्पादन उसको सर्दियों में मिल रहा था वही उसको गर्मियों में वो मेंटेन कर पाए। तो इन सारी व्यवस्था से आप उनके उत्पादन को अच्छी तरह से ले सकते हैं। जी, यानी कि अगर मुर्गियों को स्वस्थ रखना है, उनसे अच्छा उत्पादन लेना है तो वो जहाँ पर रहते हैं उनके शेड की जो व्यवस्था है वहाँ पर उचित तापमान और आर्द्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है। बहरहाल हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी, साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम नवजात पशुओं की देखभाल और गर्मियों में मुर्गियों के रखरखाव के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञ मेहमान से आप कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए इनका सवाल लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त अवतार सिंह जी ऊना हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अवतार जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अवतार जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो हेलो अवतार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हेलो जी अवतार जी, टीवी की मैडम, आवाज बंद नमस्कार। रखिएगा। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। बताएं जी। अपना हाँ जी, सवाल। सुन पा रहा हूँ जी। जी हाँ जी, जी क्या सवाल है मैं आपका? उन्ना से बोल रहा हूँ, अवतार सिंह जी। टीवी की अवतार आवाज सिंह बंद उन्ना कर से दीजिए बोल रहा हूँ अवतार मैं। जी। पोल्ट्री फार्म के बारे में पूछना था। बॉयलर का फार्म किया हुआ हमने, उसका टेम्परेचर कैसे कम किया जा सकता है? जी ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर गुप्ता बताएं। जी जैसे आपका ब्रॉयलर का फार्म है तो ब्रॉयलर जो बेसिकली मुख्यतः हम लोग बिछावन तकनीकी पे पालते हैं। उनको आपको जो भी चावल की फूस वगैरह होती है उसका बिछावन हम लोग उपयोग करते हैं। यदि आप जैसे उनका तापमान को आपको नियंत्रित करना है, एक ब्रॉयलर को भी 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि उसका तापमान है तो उसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी रहेगी। इसके लिए जो मैंने पीछे बताया था आपको कि आप एक दीवार वाले पंखे उपयोग कर सकते हैं। आप उन पंखे जिसको हम लोग पेडेस्ट्रल फैन बोलते हैं, उनकी जो भी हवा की गति होती है काफ़ी तेज़ होती है, लगभग 30 से 40 फीट तक वो हवा फेंक देते हैं। तो आप 30 से 40 फीट की दूरी पर एक एक पंखा लगा दीजिए। साथ में यदि आप फॉगर भी लगा सकते हैं। बस आप फॉगर का ये ध्यान रखिए कि आपको उसमें टाइमर का यूज कीजिए। टाइमर में ये रहेगा कि आपको 30 सेकंड के लिए फॉगर चलाना है और 2 मिनट के लिए बंद रखना है। इस तकनीकी से आप जो भी बिछावन है, क्योंकि फॉगर से क्या है पानी की बौछारें आएंगी, और यदि आप इस तकनीक को अपनाते हैं तो आपका बिछावन कभी गीला नहीं होगा, क्योंकि बिछावन गीला होने से कॉक्सीडियोसिस वगैरह की प्रॉब्लम, बीमारी आने की दिक्कत हो जाती है। इस तरह से आप एक सेट के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। एक कूलिंग पैड आते हैं, सेलुलोज के पैड होते हैं। आप एक कॉर्नर में सेलुलोज पैड लगा दीजिए, उनको कंटिन्यूअस आप पंप के थ्रू आप पानी डालते रहिए, और दूसरे कॉर्नर पे दूसरी दिशा में आप एक एग्जॉस्ट फैन का उपयोग कर सकते हैं, और पूरे आप जो भी सेट है उसको आप बंद कर दीजिए, जिससे एग्जॉस्ट फैन जो अंदर की हवा को बाहर फेंकेगा, लेकिन जो अंदर की हवा आएगी जो सेलुलोज पैड से होते हुए, तो वो ठंडी हवा उनको जो मुर्गियों के सेट में आ जाएगी। तो ये एक बहुत ही आसान तकनीकी है और बहुत ही सस्ती भी है। आप इसको अपने लेवल पे भी, आप अपने लेवल पे कहीं पे भी आप जुगाड़ करके भी बना सकते हैं। इस तरीके से बोला जाता है जो भी फार्मर यूज करते हैं। तो इससे तापमान, वातावरण के तापमान से लगभग 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड आप कम कर सकते हैं, और आपका जो भी ब्रॉयलर है वो अच्छी उत्पादन दे सकता है। बिल्कुल अवतार सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत ही विस्तार से आपने जाना कि किस तरह से अपने ब्रॉयलर के शेड में आप किस तरह से इंतजाम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। गांव मेरा बसौली पता। मैं जानना चाहता हूँ, भारी भरकम जो गर्मी आ रही है, ऐसी दशा में हमारी मुर्गियों के अंडे का उत्पादन घट जाते हैं, उनके मीट का उत्पादन घट जाता है, तो हमें कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे जी बिल्कुल। जैसे हम लोग देखते हैं लेयर के उत्पादन, जो अंडों का उत्पादन है वो भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा घट जाता है। अंडे हमें कम मिलने लगते हैं। अंडे की जो क्वालिटी होती है, जो अंडे का कवच होता है जिसको एग सेल बोलते हैं, वो भी बहुत नाजुक हो जाता है, तो अंडे टूटने भी लगते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो गर्मियों में किसानों को देखनी पड़ती है। इससे निजात पाने के लिए देखिए, एक तो जब भी मुर्गी को गर्मी लगती है तो वो सबसे पहला काम करती है, वो दाना कम खाना लगती है। जैसे एक मुर्गी एक दिन में लगभग 110 ग्राम के करीब खाती है, तो वो गर्मी जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ती जाएगी वो 80 ग्राम 90 ग्राम ऐसे दाना खाने लगती है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जितना तापमान जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा तो मुर्गी के दाना खाने की दर 5% घट जाती है। तो उसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डेंसिटी है, जो फीड है, जो खुराक है, उसका घनत्व, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे जो भी मुर्गी की रिक्वायरमेंट है, जो भी मुर्गी की ज़रूरत है, वो 80 ग्राम यदि वो खाती है फिर भी उसकी पूरी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो इसमें गर्मी से निजात पाने के लिए थोड़ा सा हमें प्रोटीन परसेंटेज, आधा से 1% हमें प्रोटीन परसेंटेज कम करना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन से उसकी जो उपापचयी जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा बनती है। साथ में आप तेल का उपयोग कर सकते हैं।
कि आप तेल की टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। आपने फीड डाल दिया, उसके ऊपर तेल डाल सकते हैं, या फिर आप जब ये फीड बना रहे हैं तो 3 से 4% आप तेल भी मिला सकते हैं। ये भी एक भ्रम होता है किसानों में कि तेल गर्मी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेल में जब आप एक निश्चित अनुपात में यदि आप फीड में एक अच्छी तरह से मिलाते हैं तो तेल गर्मी नहीं करेगा, और उनकी जो एनर्जी की ज़रूरत है, जो ऊर्जा की ज़रूरत है, वो भी पूरी कर देगा। क्योंकि यदि ऊर्जा एक मुर्गी को नहीं मिलेगी पूरी जितनी चाहिए तो अंडे हमेशा घटेंगे। साथ में आप यदि पानी की जो व्यवस्था करते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट की जरूर व्यवस्था करें। इलेक्ट्रोलाइट जो पाउडर हैं वो बाजार में मिल जाते हैं। आप 2 ग्राम से 3 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट प्रति लीटर पानी में मिलाकर मुर्गी को प्रतिदिन दें, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इलेक्ट्रोलाइट की कमी से, जिससे भी अंडा उत्पादन घट जाता है। जी बिल्कुल। तो नंद स्वरूप जी, यहाँ पे कई सुझाव आपको मिल गए हैं। उम्मीद है कि जो समस्या है आपकी वो ज़रूर दूर होगी। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अतुल आनंद, आपसे जानना चाहूँगी कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने बताया कि किस तरह से अगर स्वस्थ नवजात बछड़े चाहिए तो ग्याभिन जब पशु है, मादा पशु है, उसी समय से ध्यान रखना होगा। तो ग्याभिन पशु के आहार जो है उसकी व्यवस्था किस तरह करें, खासतौर पे आखिरी सेमेस्टर में? जी हाँ, जैसे ही लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उस समय पे आपने कुछ किसान भाइयों में भ्रम होता है कि कैल्शियम जो है उस समय ज़्यादा देना होता है, लेकिन उस समय में कैल्शियम ज़्यादा नहीं देना है। जो पहले 2 ट्राइमेस्टर हैं उसमें कैल्शियम जो है वो भरपूर मात्रा में देना चाहिए। और जब बच्चा पैदा हो जाता है ताकि उसमें जो मिल्क फीवर जैसे केसेस हैं वो ना हो पाए। और इसमें मादा का आपने ध्यान रखना है जो अच्छी गुणवत्ता वाला राशन हो वही दें, और मिनरल मिक्सचर जो है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में आप पर्याप्त मात्रा में खिलाइए अपने पशु को। और जब आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो मादा है उसमें जो आप उसकी रख रखाव के लिए जो प्रॉपर वेंटिलेशन, जो प्रॉपर हवादार शेड जो है वो होना चाहिए, और उसमें उसे पहले आपने कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं वो दे दी होनी चाहिए, और ताकि उसे कोई रोग ना आए। उन सब चीज़ों के लिए पहले से ही आपने अपने पशु की जो है वो तैयारी रखनी है। जी जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। धर्मराज प्रजापति जी इस वक्त आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मराज जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? धर्मराज जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी जी धर्मराज जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो धर्मराज जी। हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको धर्मराज जी? हेलो हेलो जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारी समस्या है जी 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 मिल रही है। टीवी की आवाज मैम, हमारी समस्या है एक, हमारे एक जिसे भैंस कहते हैं, एक छोटी सी कटिया है। ठीक है। हेलो जी धर्मराज जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। हम वो आपको सुन रहे हैं। 4-5 साल की हो गई, पाल नहीं खा रही है, गर्म नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है। डॉक्टर अतुल आनंद, क्या सुझाव देंगे ऐसे में आप इन्हें? ठीक है, जैसे अभी ये इन्होंने बताया कि 4-5 साल की हो गई है, और इन्होंने शुरू में पहले उसका ध्यान रखना चाहिए था। जैसे मैं बता रहा था कि जब नवजात पैदा हो जाता है उस समय पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो जो आज की बच्चिया है वो कल की आपकी गाय है, जिससे आपको दूध उत्पादन जो है, क्योंकि दूध उत्पादन जो मेनली है जब बचपन की जो उसकी खुराक है उसके ऊपर काफ़ी असर करता है। क्योंकि बेसिक डाइट हम बोलते हैं उसे, उस समय पे अगर उसे पर्याप्त मात्रा पे मिनरल मिक्सचर मिला है, या अगर अब जैसे इनकी जो 4 साल की हो चुकी है उस समय पे भी अब वो गर्म नहीं हो रही है, बोल नहीं पा रही है, तो उस समय पे इनको मैं यही सलाह दूंगा कि अपने राशन में मिनरल मिक्सचर की जो है पर्याप्त मात्रा में उसे खिलाएं। वो मिनरल मिक्सचर को ऐड करें, और 40 ग्राम जो है वो मिनरल मिक्सचर आप डेली अपने
पशु को जो मादा है उसे खिलाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी गर्म हो सके, हीट में आ सके। और दूसरा इसमें आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही नवजात पैदा होता है तो उसका जब आप रख रखाव करते हैं तो उस समय उसके शेड की आपने ध्यान रखना है। उसमें जो शेड है वो पूरब की तरफ खुलना चाहिए ताकि उसे धूप जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिले, विटामिन डी जो है वो उसे प्रॉपर मिल पाए। और साथ में जो कीटनाशक हैं वो दवाइयाँ आपने देनी है हर 6 महीने के गैप में देनी है आपने। जैसे अगर अभी वो गर्भधारण नहीं भी कर पा रही है तो उसमें भी आपने ये कीटनाशक दवाई देनी है। इससे उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, इम्यूनिटी जो है उससे बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ पाएगी। बिल्कुल। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा धर्मराज जी। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रमोद जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से। स्वागत है आपका प्रमोद जी, पूछिए अपना सवाल। प्रमोद जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में इससे रुकावट आती है। प्रमोद जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। सबसे पहले फोन लाइन के जरिए बात करें। प्रमोद जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो मैडम जी। हेलो प्रमोद जी हम आपको सुन पा रहे हैं लेकिन टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। पूछिए सवाल। मैडम जी आपका आवाज नहीं आ रही मैडम मोबाइल पे। प्रमोद जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, आपको जरूर सुनाई देगा जी। मैंने घर के ऊपर जो पाले वाले 150 मुर्गी है। ठीक है जी प्रमोद जी। घर के ऊपर जी आपने मुर्गियां पाली है। वो जो रेडीमेड जो फीड मिलता है ना तो वो बहुत महंगा है। अच्छा तो अपन घर पे फीड कैसे बना सकते जी, और उनका हरी पत्ती खिला सकते क्या? जी ठीक है प्रमोद जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हाँ सुना मैडम जी। और वो जो मुर्गियां है ना कोई ऐसे एक दूसरे को नोच के खा रही। अच्छा तो जख्मी कर रहे हो, मैंने उनको अलग से रख दिया। तो वो क्यों कर रही क्या का? ठीक है बिल्कुल। तो 2-3 सवाल आपने पूछे हैं और डॉक्टर गुप्ता से आइए इनका जवाब देते हैं। जी जैसे कि आपने घर के छत पर आपने मुर्गियों को रखा हुआ है और आप उनकी फीड बनाना चाहते हैं तो फीड का बनाना बहुत ही सरल है। जैसे यदि आप 100 किलो फीड बनाना चाहते हैं मुर्गियों की तो उसमें लगभग 30 किलो के करीब आपको मक्का, गेहूं या ज्वार, बाजरा इनका आप उपयोग कर सकते हैं। 30 किलो में 30 किलो जो भी कोई खल होती है जो प्रोटीन का मेन सोर्स होता है, जिसमें आपकी सोयाबीन की खल आ गई, मूंगफली की खल, ये खल का उपयोग कर सकते हैं। जो भी कपास की खल, ये सारी आप 30 किलो में यूज कर सकते हैं। बाकी 30 किलो में आप जो भी चोकर होती है या राइस पॉलिश होती है, गेहूं का चोकर, चावल की पॉलिश, इनका उपयोग कर सकते हैं। और बाकी बचा हुआ पार्ट में आप 7 किलो के करीब आप गुड़ का सीरा उपयोग कर सकते हैं। बाकी हिस्से में आपको 3 किलो के करीब मिनरल मिक्सचर डालना है और 1 किलो के करीब नमक डालना है, 250 ग्राम के करीब सोडियम बाइकार्बोनेट डालना है। तो यदि आप इस तरीके से सारे अवयव यदि आप फीड बनाने में उपयोग करते हैं तो आपकी इस तरह से एक संतुलित फीड बन जाएगी। और संतुलित फीड यदि आप मुर्गियों को देंगे तो आप जितना उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो भी मुर्गी है वो अपनी ब्रीड के नस्ल के हिसाब से अंडे देती है, तो अब यदि आप उनको संतुलित आहार देंगे तभी वो अंडे का उत्पादन सुचारू रूप से चला पाएंगी। तो आप इस तरीके से घर की सामग्रियों का यूज करके फीड बना सकते हैं। आपकी जो दूसरी समस्या थी कि मुर्गियां एक दूसरे को खा रही हैं, नोच रही हैं, तो इसका बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है मुर्गियों में, जो भी मिनरल्स की कमी होती है उनमें मिनरल्स की कमी और साल्ट की, जो भी नमक की कमी, ये दो मेन कारण होते हैं। या फिर एक तीसरा कारण होता है आपने कम जगह में ज़्यादा मुर्गियों को रख दिया है कि मुर्गियों को रखने की आपने डेंसिटी जो भी घनत्व है उनके सेट के हिसाब से नहीं है। एक मुर्गी को रखने के लिए यदि आप बंद पिंजरे में रख रहे हैं तो कम से कम 2 से 2.5 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। यदि आप उनको ये प्रदान कर देते हैं फिर भी समस्या रहती है तो आप उनको नमक दीजिए और साथ में जो मिनरल मिक्सचर, जो खनिज लवण का मिश्रण होता है, आप उसका उपयोग कीजिए, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल। तो प्रमोद जी यहाँ पर आपको सुझाव मिल गया है कि कैसे आप मुर्गियों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं और उनका जो दाना है वो भी कैसे घर पे ही बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सुझावों पर आप जरूर अमल करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम नवजात पशुओं की देखभाल और गर्मियों में मुर्गियों के रखरखाव के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। इंद्रजीत जी इस वक्त वल्लभगढ़ हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। इंद्रजीत जी मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मेरा सवाल है जी, जैसे गाय ब्याई, गाय या भैंस जी, हाँ, तो उसका बच्चा दूध पीता कम 3-4 दिन शुरू में, जो फालतू दूध निकलता है उसको गाय या उस भैंस को पिला सकते हैं? अच्छा जी हाँ, जैसे आपने पूछा कि जो दूध बच जाता है उसका क्या करें। अभी 3 से 7 दिन तक जो है वो खीस जो है वो बनता रहेगा, तो हाँ आप पिला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप पिला देंगे तो नहीं कुछ होगा, लेकिन कोशिश करिए कि अगर उसमें आप थोड़ा सा दलिया मिला दें तो वो मादा के लिए भी अच्छा रहेगा, वो आप खिला सकते हैं उसमें। जी, खीस की बात चली है डॉक्टर अतुल आनंद, तो समझना चाहेंगे आपसे कि क्या महत्व है खीस का और कितनी जल्द से जल्द नवजात पशु को खीस पिला देना चाहिए? जी हाँ, जैसे ही नवजात पैदा होता है तो उसे आप कोशिश करिए कि वो खड़ा अपने आप खड़ा हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो उसे खुद खड़ा करवाइए और उसे दूध पीने के लिए रखिए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो खीस की एब्जॉर्प्शन है, जो जज़ब होना है, वो पहले 2 घंटे में सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा। और ये खीस जो है वो इसलिए इतनी ज़रूरी है कि ये एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। और ये जो मादा से जो माँ है उससे मिलती है बछड़े को। इसीलिए जब भी आप देखते हैं कि कोई भी वैक्सीनेशन या टीकाकरण हम बोलते हैं तो वो 4 महीने के बाद बोला जाता है। तो ये जो पहले 4 महीने हैं, इसमें जो रोगों के से लड़ने की क्षमता होती है वो उसे माँ से मिली होती है। तो इसीलिए खीस का महत्व इतना ज़्यादा है कि आपको खीस जो है, अगर आपका बछड़ा जो है वो 3 से 7 दिन तक अगर नहीं भी ले रहा, लेकिन आपने उसे कोशिश करना है कि वो खीस जो है वो उसे खिलानी है। और उसके बाद जब वो 4 हफ्ते का हो जाता है तब आपने उसे धीरे धीरे जो घास है वो देना शुरू कर देना है। जैसे ही 4 हफ्ते हो जाते हैं तो उसमें 15 दिन में आप सूखी घास दे सकते हैं।
सूखी घास आधा केजी देनी है, उससे ज़्यादा नहीं। आधा केजी सूखी घास से ये होगा कि एक तो धूप में लगाई हुई जो घास रहती है उसमें क्या रहता है कि विटामिन ए की मात्रा जो है वो भरपूर रहती है, और विटामिन डी और बी कम्प्लेक्स, ये तीन चीज़ें जो हैं वो नवजात की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी रहता है। और कुछ किसान भाई क्या करते हैं, उस समय साइलेज देते हैं। तो साइलेज जो है वो नहीं देना है जब तक वो 6 हफ्ते का नहीं हो जाता है। और साइलेज अगर देते भी हैं तो वो बिल्कुल कम, थोड़ी मात्रा में देना है, क्योंकि साइलेज से दस्त होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जब दस्त हो जाए तो एक गुजारिश मेरी है, क्योंकि उस समय क्या करते हैं, आप चीनी और नमक का घोल बनाते हैं। तो नवजात जो बछड़ा रहता है, बछड़े के लिए नमक और चीनी का घोल के बजाय आप नमक और ग्लूकोज का घोल बनाइए, क्योंकि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से होती है। जो चीनी रहती है वो सुक्रोज रहती है, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इतनी आसानी से नहीं हो पाती है उसकी आंतों में। तो इसलिए कृपा करके आप नमक और ग्लूकोज का घोल बना के आप अपने नवजात को घर में भी पिला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर रोहित, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉलर ने हमें कॉल किया था, प्रमोद जी ने, और उन्होंने 2-3 सवाल पूछे थे। उन्होंने ये भी पूछा था कि घर पे किस तरह से दाना बनाए मुर्गियों के लिए, और साथ ही ये भी जानना चाहते थे कि क्या हरी पत्ती मुर्गियों को दे सकते हैं या नहीं, तो क्या देना उचित रहता है हरी पत्तियाँ मुर्गियों को? जी बिल्कुल, हम लोग मुर्गियों को हरी पत्तियाँ खिला सकते हैं। जैसे पीछे बरसीम की फसल आई हुई थी तो हम लोग बरसीम डाल सकते हैं, और भी जो भी कोई आपके पास चारा मौजूद है आप उनको मुर्गियों को खिला सकते हैं। यदि एक मुर्गी 100 ग्राम खाना खा रही है, दाना खा रही है, तो आप उसको 10 से 15 ग्राम के करीब हरी पत्तियां एक दिन में खिला सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि हरी पत्तियां खाने से उनको विटामिन ए मिल जाता है। और विटामिन ए, जैसे हम लोग बोलते हैं गर्मियों में मुर्गियों की इम्यूनिटी, जो भी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो खराब हो जाती है, या फिर वो प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी तरह से काम नहीं करती है, जिससे उनको बीमारी जल्दी लग जाती है। तो जो विटामिन ए जब उनके शरीर में पहुंचेगा तो वो उनको बीमारी से लड़ने की क्षमता उनकी बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर आएगी, उनमें इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो हरी पत्ती बिल्कुल दे सकते हैं मुर्गियों को, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और वो अच्छी तरह से पचा भी लेती हैं यदि एक सीमित मात्रा में दी जाए, 10% के करीब। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं नवजात पशुओं की देखभाल के बारे में। तो इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर अतुल आनंद की, जो बछड़े हैं उन्हें कब से दूध छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए और क्या उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, जैसे डेयरी फार्मर के लिए, डेयरी किसान के लिए सबसे बड़ी यही एक इकोनॉमिकल चीज़ है, क्योंकि अगर दूध पे रखेगा तो दूध जो है वो काफ़ी किफ़ायती नहीं रहता है, तो इसीलिए दूध उसे छुड़ाना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप सांड के लिए बछड़े को तैयार कर रहे हैं तो तब आपको 6 महीने तक दूध पिलाना अनिवार्य है, ताकि आप अच्छी गुणवत्ता वाले पशु पा सकें। लेकिन अगर आपकी बछिया है, आप उसे दूध के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आप उसे 4 हफ्ते के बाद आप कम्प्लीटली आप उसका जो दूध है वो छुड़वा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो जैसे ही 15 दिन का पशु हो जाए, 15 दिन का नवजात हो जाता है, तो उस समय आपने आधा केजी सूखी घास जो है वो उसे डालनी शुरू करनी है, और वो 3 महीने तक आपकी 1.5 किलो तक हो जाएगी। वो धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा। कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा जो नवजात है वो ज़्यादा खा नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, वो 3 महीने के बाद या वो 1.5 केजी खाना शुरू कर देगा, और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और आपने उसकी जो फीड है उसमें ध्यान रखना है, जो TDN की मात्रा है, ड्राई मैटर जो है वो 1.5 केजी होना चाहिए, और जो TDN है वो 1.6 केजी हो सकता है, क्योंकि TDN हमेशा उससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो फीड में वसा है उसका जो अनुपात है वो अच्छे से हो पाए, वो ज़रूरी है फीड में। और इसमें 22% CP और जो TDN है वो 80% होना चाहिए उसकी डाइट में। बिल्कुल। अब माफ़ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। विश्वजीत यादव जी इस वक्त ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी मैम, मेरा सवाल ये है, मेरी एक भैंस है जो 6 महीने से प्रेग्नेंट है। ठीक है। तो सर से एक क्वेश्चन था कि हम उसको खाने में क्या दें, कितनी मात्रा में दें मैम?
जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी 6 महीने की है, तो ये जो लास्ट के 3 महीने हैं इसमें आप कैल्शियम जो है वो कम से कम दें। मिनरल मिक्सचर जो है वो 40 ग्राम आप जो है वो डेली आप दे सकते हैं उसके राशन में। और आपने ये ध्यान रखना है कि जो राशन आप दे रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाला हो, और उसमें आप जो फीड उसे दे रहे हैं वो कहीं से भी उसमें कोई हल्की सी फंगस नहीं लगी होनी चाहिए, उसमें कुछ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इतनी ह्यूमिड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो उस समय थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो फीड में ज़्यादा होता है, तो उससे जो फीड है वो ख़राब हो जाती है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दाना थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं इस समय पे। और आपने जो मेन है वो इस समय हम ध्यान रखते हैं कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम अगर अभी आप ज़्यादा दे देते हैं तो उस समय के मिल्क फीवर जो है वो होने के चांस रहते हैं। जैसे ही आप बछड़ा पैदा होगा तो उसके 72 घंटे के बाद जो आप देखेंगे जो मादा है वो बैठ जाती है। तो उस समय पे अगर तुरंत कैल्शियम थेरेपी नहीं करी जाए तो मादा के लिए वो नुकसानदायक हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो विश्वजीत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया है, और जो सुझाव यहाँ पर दिए हैं उस पर आप ज़रूर अमल करेंगे और अच्छा आहार जो है वो अपनी भैंस को आप देंगे। इसी के साथ यहाँ पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं कि इस गर्मी के मौसम में किस तरह से मुर्गियों की देखभाल करें और इसके साथ ही नवजात पशुओं की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। अगर इन विषयों के बारे में आप और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर गुप्ता आपसे हम जानना चाहेंगे कि गर्मी बढ़ती जा रही है और जैसे कि आपने बताया इसमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है मुर्गियों की। अब बीमारियां कौन कौन सी इस समय मुर्गियों को हो सकती है, कैसे बचाव करें? जी, एक तो जो मुख्य बीमारी है हीट स्ट्रोक की। यदि सेट का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो मुर्गियों को तुरंत ही हीट स्ट्रोक हो जाता है, क्योंकि हीट जो भी गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए आपका बचाव यही है कि आप जो मुर्गियों का आसपास का वातावरण है उसको उनके अनुकूल बनाया जाए। दूसरी जो बीमारियां हैं इसमें कॉक्सीडियोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इस समय आने लगती है। एक ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन भी काफ़ी होने लगता है, जो मुख्यतः गंदे खाने या पानी की वजह से हो जाता है, क्योंकि पानी का मेंटेनेंस इस समय सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इस करके ये बीमारियां लग जाती हैं। माफ कीजिएगा डॉक्टर गुप्ता, यहाँ रोकना पड़ेगा आपको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। संजय जी इस वक्त हैदराबाद तेलंगाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
हेलो जी हेलो जी संजय जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ नमस्ते मैडम, मैं संजय बात कर रहा हूँ हैदराबाद तेलंगाना से। जी मुझे आपका ये शो बहुत 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 पसंद है। ये बहुत बहुत अच्छी जानकारी देते हैं आप, और आपको मैं बधाई देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जब छोटा था, बिल्कुल छोटा था, तब हमारे घर में ये देसी मुर्गियाँ बहुत रहती थी। अच्छा। और हमारी दादी जो है वो ये जब समर सीजन आता था तो उनको प्याज काट के भी खिलाती थी। तो ये सही था या गलत था, जरा ये मुझे पूछना था। जी क्या खिलाती थी आपकी दादी? हाँ आपकी दादी देसी मुर्गियों को क्या खिलाती थी? हाँ प्याज खिलाती थी, काट काट के। अच्छा समझ पा रहे हैं क्या? हम समझ नहीं पा रहे हैं, शायद वहाँ का कोई शब्द आप बता रहे हैं। हाँ प्याज प्याज यानी अनियन। अच्छा हाँ ऑनियन। ठीक है, आइए जानते हैं कि क्या ये खिलाना उचित है या नहीं। जी डॉक्टर गुप्ता। जी बिल्कुल, हम लोग ये भी एक देसी फार्मूला बोल देते हैं इसको, गर्मियों में हम लोग दे सकते हैं। जैसे हम लोग अपने खाने के लिए गर्मियों में प्याज का सेवन करते हैं, उसी तरह से प्याज का सेवन हम मुर्गियों को भी करा सकते हैं। उसमें एक तरीके के कुछ खनिज होते हैं, जैसे एक गंधक भी पाया जाता है उसमें। तो इस यदि हम लोग वो उनका सेवन कराते हैं, तो जो मैं पीछे बोला था कि आप 10 से 15 ग्राम प्रति मुर्गी के हिसाब से आप प्याज का सेवन करा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो संजय जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपकी दादी जो नुस्खा अपनाती थी बिल्कुल सही था, बहुत ही उचित वो काम करती थी, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। डॉक्टर अतुल आनंद, आपसे जानना चाहेंगे कि जो नवजात बछड़े हैं उनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बीमारियाँ उनको किस किस तरह की हो सकती है? जी हाँ, अब जो नवजात है उसमें आप सबसे पहले ध्यान रखें कि जैसे ही वो पैदा होता है, मैंने कहा कि अगर उसमें वो गीला होता है तो आप उसे सुखा लें, क्योंकि उसमें निमोनिया होने का चांस जो है वो ज़्यादा रहता है। और नवजात जैसे ही 3 महीने का होता है तो आप कीटनाशक दवाई जो है वो उसे दें, क्योंकि कुछ जो किसान भाई हैं वो टीकाकरण के लिए जाते हैं, और उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा जब भी आप टीकाकरण के लिए जाएँ तो 7 दिन पहले आप अपने नवजात को कीटनाशक दवाई जो है वो दे दें, क्योंकि उससे एक तो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, बढ़ जाती है, और इम्यूनिटी जो है वो बरकरार रहती है। और दूसरा आपने एक काम करना है कि जैसे ही 4 महीने का आपका नवजात होता है तो अगर बचिया है तो बचिया के लिए आपने ब्रुसेलोसिस का टीका जो है वो ज़रूर करवाना है। अभी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार पूरे भारत में मुफ्त में ये टीकाकरण करवा रही है, तो कृपया करके अपने नज़दीकी केंद्र में ज़रूर जाएं और इस सेवा का मुफ्त में लाभ ज़रूर उठाएं। और दूसरा आपने जैसे ही 6 महीने की होती है तो आपने ये FMD का जो टीका है वो भी लगवाना है, क्योंकि FMD का टीका भी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार पूरे भारतवर्ष में मुफ्त में ये टीका लगवा रही है। तो कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पशु स्वास्थ्य के लिए, इनका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पप्पू कुमार जी पटना बिहार से, उनसे बात करते हैं। पप्पू जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ हेलो जी पप्पू जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ टीवी की आवाज बंद रखिए पप्पू जी, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, पूछिए सवाल। मुर्गी पालन करना शुरू करना चाहते हैं। हेलो। ठीक है जी। मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पोल्ट्री फार्म। ठीक है, बिल्कुल। आइए जानते हैं कि मुर्गी पालन का व्यवसाय अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता बताएं। यदि आप मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको अपना आसपास का मार्केट देख लीजिए कि उसमें किस चीज़ की डिमांड है। यदि मीट की डिमांड है तो आप मीट वाली मुर्गियों को पाल सकते हैं, और यदि अंडे की डिमांड है तो आप अंडे वाली मुर्गियों को पाल सकते हैं, क्योंकि दोनों मुर्गियों का जो भी
कार्यशैली होती है, रख रखाव होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। यदि आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो आप ब्रॉयलर की तरफ जाइए, लेयर में तो लेयर की तरफ। अच्छा। यदि आप ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं तो आपको 35 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि 35 दिन में जो भी मुर्गा होता है वो लगभग 2 किलो मार्केट जो वेट बोलते हैं वो अचीव कर लेता है और आप उस समय इसको बेच सकते हैं, तो आपको जल्दी मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्क ये रहती है क्योंकि ब्रॉयलर की जो रेट होती है वो अप डाउन ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसमें मार्केट की आप अच्छी तरह से स्टडी करके ये आप ब्रॉयलर फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप लेयर फार्मिंग, अंडे की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 हज़ार मुर्गियों के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, और मुर्गी जो पहला अंडा देती है वो 5 से 6 महीने में देती है, तो आपको 5 से 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। लेकिन 5 से 6 महीने के बाद आपको लगातार 1 साल तक अंडे मिलते रहेंगे, तो आपकी जो भी आपका पूंजी पहले लगी हुई होगी वो आपकी बाद में 1 साल के बाद, मतलब 1 साल तक आप उसको वापस ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी फार्मिंग आप जा सकते हैं। तो पप्पू जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया था इकोलाई इन्फेक्शन हो सकता है मुर्गियों को, तो कैसे उससे बचाव करें, और सांस की दिक्कत अगर होती है इस मौसम में कई बार देखते हैं, तो फिर क्या उपाय? जी, जैसे इकोलाई की दिक्कत जो भी होती है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जो गंदे खाने या गंदे पानी से आता है, तो पानी का एक उचित प्रबंध करें। और जो भी गर्मियों के दिनों में क्या होता है, मुर्गियों को पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वो अपने खाने से जितना वो खाती हैं उससे 4 गुना लगभग पानी पीती हैं, तो पानी का आप उनको सुचारू 24 घंटे उनको ताज़ा पानी देते रहें, पानी गर्म ना हो, क्योंकि यदि पानी का तापमान यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो मुर्गी पानी पीना छोड़ देती है और वो डिहाइड्रेशन से ही मर जाएगी। और पानी के यदि आपने डीप लिटर सिस्टम में मुर्गियों को पाल रखा है तो मुर्गियों को पानी की व्यवस्था हर 7वें या 8वें फिट में करें, क्योंकि इससे ज़्यादा मुर्गी पानी पीने नहीं जाती है। इस तरह से आप प्रबंध कर सकते हैं। एक बीमारी आती है CRD की, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, जो सांस की बीमारी होती है, जो मुख्यतः जो आगे आने वाला मौसम है जिस समय आर्द्रता 80 से 90% पहुंच जाती है, तो उस समय ये बीमारी हो जाती है मुर्गियों को। तो उस समय आप इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट करें, आप अपने शेड में एग्जॉस्ट फैन, एक सिंपल एग्जॉस्ट फैन लगा दें, जिससे अंदर की जो भी नमी होगी वो बाहर एग्जॉस्ट फैन निकाल देगा, और मुर्गी तो एक जो सूखा वातावरण है, ड्राई एनवायरनमेंट में रह के इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जी, डॉक्टर रोहित गुप्ता और डॉक्टर अतुल आनंद, आप दोनों ने पशुपालन से जुड़ी हुई बहुत अहम जानकारी हमें आज दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो आज आपने विस्तार से जाना पशुपालन के बारे में कि किस तरह से नवजात पशुओं की देखभाल करें और खासतौर पे गर्मियों में मुर्गी की देखभाल किस तरह से करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। कल का विषय रहेगा प्राकृतिक खेती और केले की खेती। आप चाहे तो अपने सवाल हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। इस पे कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप हेलो किसान कार्यक्रम देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।